हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट साइंस क्लास मैजिकल ह्यूमन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां हम साइंस को समझेंगे आसान और मज़ेदार तरीके से। आज की क्लास में क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। ये चैप्टर CBSE और UP बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है और इस क्लास का फॉर्मेट होगा बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे समझेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस वगैरह होते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स अपनी लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन हो गई, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रेशन उत्सर्जन मतलब करके किस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम आप पढ़ पा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस को बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जो आपकी डेली लाइफ में जो भी प्रोसेसेस चलती हैं, जो प्रक्रियाएं चलती हैं आपकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, उनको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। दैट इज वे प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन को बनाए रखने का कार्य करती हैं, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो आपके जीवन को बनाए रखती हैं, जीवन के कार्य क्या रहेंगे, उनसे बने रहेंगे। मतलब लाइफ पूरी प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसको आपने क्या बोल दिया, लाइफ प्रोसेसेस बोल दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ असेंशियल लाइफ प्रोसेस। मतलब कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, पोषण भी पाया जाएगा, श्वसन भी पाया जाएगा, परिसंचरण भी पाया जाएगा मतलब सर्कुलेशन, और उत्सर्जन भी पाया जाएगा। उत्सर्जन मतलब जो वेस्ट वो प्रोड्यूस करेगा अपनी बॉडी में, उसे निकालना भी पड़ेगा। आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाई दैट सिंगल सेल। मतलब कि अगर कोई एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय आप जानते होंगे सिंगुलर से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर एक कोशिकीय जीव है में ये सभी प्रक्रियाएं एकल कोशिका द्वारा की जाती हैं। मतलब एक ही सेल जो होगी ये सारे फंक्शन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में यानी यूनिसेलुलर में। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक से ज़्यादा सेल्स क्या करेंगे, ये काम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन अलग करती हैं भाई, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है, स्टोमक है। रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स सेल्स वगैरह होती हैं। सर्कुलेशन के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेड टिश्यू जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ये सब अलग अलग है। अगर बात करें इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट ऑफ द प्रोसेस। मतलब बहुकोशिकीय जीव में प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से विकसित प्रणाली मौजूद होती है। वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेल्स के ऊपर भी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, साथ में मिलकर परफॉर्म करती हैं चीज़ों को। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है, यहाँ से शुरू होता है कि मतलब कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोल देते हैं पोषण। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर न्यूरिशमेंट एंड सस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जीव के पोषण एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लिविंग हो और आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिशन से मिलेगी। आप न्यूट्रिएंट लेते हो, फूड लेते हो, फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हो और उसको क्या बोल देते हो आप, न्यूट्रिशमेंट बोल देते हो। ठीक है, और जो आपने लिया है उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रिशन बोल दिया। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म आपको पता है अलग तरीके से क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। तो इसी बेस पे क्या हुआ है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बांटे गए हैं। देयर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अगर देखा जाए तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। उसी बेस पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर दी गई है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर दी गई है। मतलब
पोषण के दो मुख्य तरीके स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक एजम और विषमपोषी मतलब हेटरोट्रॉफिक, ये दो टाइप के क्या होते हैं, मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। अगर बात करें सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण क्या होता है? इफ एन ऑर्गेनिम कैन न्यूरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड, इसमें जो लिखा हुआ है ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स सच एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिम है, अगर वो ऑर्गेनिम क्या करता है, सूरज की रोशनी का यूज करके मतलब सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद से ही बनाता है, किसी और पे डिपेंड रहे बिना। सही है। अब चाहे वो केमिकल्स का यूज करे, चाहे सनलाइट का यूज करे, और वो अपना खाना खुद से बना लेता है ऑर्गेनिम, तो ऐसी न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश का या रसायन का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाकर अपना पोषण कर सकता है, तो पोषण की ऐसी पद्धति को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो इस पद्धति को आपने क्या बोल दिया, स्वपोषी पोषण बोल दिया। ठीक है। जैसे प्लांट्स, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट कैरेट फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्लांट में होती है, क्योंकि फोटो मतलब लाइट का यूज़ करके, सिंथेसिस में नहीं बनाना, तो मतलब कि लाइट का यूज़ करके जब वो अपने खाना बना लेते हैं, तो इसका मतलब उसको क्या बोला गया है, फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फ्यू बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं टू ड्राइव एनर्जी आर कॉल्ड केमोट्रॉफ्स। मतलब कुछ जीवाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं और उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कैमो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स का यूज करके खाना अपना बनाएंगे, उनको ऑटोट्रॉफ तो बोलोगे आप, लेकिन वो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया कैमो ऑटोट्रॉफ्स। अगला हमारे पास टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सबने पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6 या 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बस यहाँ आपको थोड़ी डिटेल में पढ़नी है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिम यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिम सनलाइट का यूज करेगा और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करेगा, और क्या बनाएगा, अपना खाना तैयार करेगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे मतलब ग्रीन प्लांट्स, ये जरूरी है, और कुछ अन्य जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सूर्य का प्रकाश का यूज किया है, और ये ज़्यादातर किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। एक हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये भी हमारे पास क्या दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्या मिलते हैं, डीप ओशियन वगैरह में, ऐसी जगह पे मिलते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब फोटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिम होंगे, जो फोटोसिंथेसिस जो दिखाएंगे, वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, लाइट एनर्जी को। केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो आपने देखा होगा, ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से आसानी से पौधे को मिल जाती है। H2O जो कि कहाँ से मिल जाएगा, उसे रूट से मिल जाएगा, ये रूट से मिल जाएगा, और ये कहाँ से मिल जाएगा, एनवायरमेंट से मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर से। तो ज़रूरी क्या है कि इनके पास एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का। प्लांट्स के पास जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ मिलता है, लीफ में मिलता है। ठीक है। और यूज़ करते हैं सनलाइट का। ठीक है। सनलाइट में ये किस में बदल देंगे, उस नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस्ड करके किस में बदल देते हैं, C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज। और रिलीज क्या करते हैं, एज ए बाई प्रोडक्ट ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ये क्या है, इनका
बाई प्रोडक्ट, मतलब ये प्लांट का एक तरीके से बेस्ट है, ठीक है, ये प्लांट का बेस्ट है जो कि प्लांट क्या करता है, इसे बाहर निकाल देता है अपने शरीर से, ठीक। ये हमारे लिए यूजफुल है लेकिन उस प्लांट के लिए क्या है, ये बेस्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, जो भी कच्चे पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए वो कहाँ से आते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चा है CO2 और वाटर। वाटर आपको पता है कहाँ से मिलेगा, सॉइल से सर, और CO2 कहाँ से मिल जाएगी हमको, ये एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो ये क्या कर लिए जाएंगे, प्लांट एब्जॉर्व कर लेगा। CO2 स्टोमेटा से थ्रू आती है और H2O किसके थ्रू आएगा, रूट के थ्रू। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या रहता है, तो आप बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट मिलता है लीव्स में, और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है उसका नाम रख दिया गया है क्या, क्लोरोफिल। एक्चुअल में क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही है, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोफिल बोल देते हैं। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट मिलता है और वो साइट होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि लीव्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी तो बोल सकते हो। हाउ प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस, मतलब जो प्लांट्स, जो आपकी CO2 है, ठीक है, वो अंदर आई कैसे प्लांट में, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो प्लांट से बाहर जाएगी कैसे, ये भी तो है, सॉरी, जो मतलब प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पौधे गैस का आदान प्रदान कैसे करते हैं कि प्लांट ने जो CO2 बनाई है, जो CO2 लेगा वो कैसे लेगा, और जो ऑक्सीजन है उसे बाहर कैसे निकालेगा, ये भी तो होना चाहिए। तो ये हम अब देखेंगे आदान प्रदान होगा कैसे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, हिंदी में बोलते हैं रंध्र या फिर रौंद्र, सही है, रंध्रों से, सॉरी। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स, स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा यानी रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं, पत्तियों की निचली साइड पे मौजूद होते हैं, उल्टी साइड पे जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर एक स्टोमेटा का फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के कार्य, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2। अभी आपको बताया था कि जो CO2 जो है वो प्लांट में एंटर कहाँ से करती है, वो स्टोमेटा के थ्रू करती है, और जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर कैसे जाएगी प्लांट में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाएगी, ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाने वाली ऑक्सीजन। मतलब वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, कौन, स्टोमेटा। और क्या काम करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर मतलब कि पानी को भाप में बदलना, यानी कि प्लांट के पास अगर एक्स्ट्रा वाटर पहुंच जाता है किसी तरीके से, तो प्लांट क्या करता है, इन दी सनलाइट में वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा वाटर वेपर में। तो वे जल के बाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करते हैं, यानी कि जब उन्होंने उसको वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म किया तो वो वाटर वेपर निकलेगा कहाँ से, वो स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपायरेशन। एक्चुअल में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इसमें पानी एंटर होता है तब ये क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं, और जब पानी इनसे बाहर निकल आता है तो ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा आपकी 9th क्लास में भी है और शायद 10th में भी है, लेकिन यहाँ आप ओपन स्टोमेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने रखा है ओपन स्टोमेटा रखा है। स्टोमेटा का आप पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। एपिडर्मल सेल से हमें मतलब नहीं है, हमें जो मतलब रहता है इन ग्वाड सेल से, आपको ये पहचाननी है, ग्वाड सेल्स। ग्वाड सेल जो आपकी ये किडनी बीन शेप जो दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, ये ग्वाड सेल्स है, ठीक है, जो राजमा की तरह आपको जो दिख रही हैं, ठीक। इनका न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, भरा हुआ इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट। और जो आपको दिख रहा है स्टोमेटा, जो खाली जगह है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर, सही है, स्टोमेटा नहीं है, ये स्टोमेटल पोर है। पूरा तो हम स्टोमेटा स्ट्रक्चर बोल देते हैं, मतलब कि ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। ग्वाड सेल्स का काम क्या होता है, ग्वाड सेल्स करती हैं रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा का ओपन होना और स्टोमेटा का क्लोज होना क्या कहलाएगा, रेगुलेशन कहलाता है। और वो कौन परफॉर्म करता है, ग्वाड सेल,
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब अगर इसमें पानी भर जाएगा, अंदर पानी जाएगा, H2 अंदर चला जाता है तो ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, इसका रिजल्ट होगा ओपन। और अगर इससे पानी बाहर आ जाएगा ग्वाड सेल से तो H2 अगर बाहर आ गया तो इसका रिजल्ट होता है ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं। सही है, क्योंकि ग्वाड सेल श्रिंक हो जाएंगे। तो इतना अगर डीप जाना है तो डीप चले जाइए, वरना आपको सीधा पता होना चाहिए किडनी शेप्ड क्या होती हैं, ग्वाड सेल्स होती हैं, वो क्या करवाती हैं, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा करवाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो पार्ट परफॉर्म करते हैं वो हमने पढ़े हैं। दूसरे टाइप की न्यूट्रिशन हमारी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। जैसे क्या बोला जाता है, विषम पोषी पोषण। विषम से समझ में आ रहा होगा, मतलब एक से ज़्यादा रहने वाले हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट बाय कंज्यूमिंग अदर लिविंग और डेड और हिम और दियर बाई प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बात क्या कही जा रही है। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिम यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिम ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन तो ऑब्टेन किया जाता है, या तो वो लिविंग से लिया जाएगा, बिल्कुल एक लिविंग दूसरे लिविंग से छीनेगा, ठीक है, या फिर मरे हुए को खाएगा, वो कोई ना कोई मरा हुआ होगा उसको खाएगा, सही है, या फिर उनके बाई प्रोडक्ट को खाएगा, जो उनका बेस्ट होगा उनको लेगा, सही है, कोई ना कोई ऑर्गेनिम है उसका बेस्ट रहा, ठीक है, उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। भाई प्लांट है, प्लांट अपने फल खुद थोड़ी नहीं खाता है, वो उसका क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है, जिसे क्या खाओगे आप खाते हो। लिविंग ऑर्गेनिम मतलब ह्यूमन्स या एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं। विषम पोषी पोषण में अन्य जीवित या मृत जीवों या उनके उत्पादों का उपभोग करके पोषक तत्व प्राप्त करना शामिल है। मतलब इस न्यूट्रिशन में आप क्या करोगे, दूसरों के क्या खाओगे, उत्पादों को खाओगे, या फिर दूसरे मृत जीवों को खाओगे, या दूसरे अन्य जीवित जीवों को खाओगे। देयर आर 3 सब टाइप ऑफ द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब विषम पोषी पोषण के 3 उप प्रकार हैं। मतलब और सब डिवाइडेड कर दिया गया है, हेटरोट्रॉफिक को 3 तरीके से और बांट दिया गया है। अगर ऑर्गेनिम दिखे जाए, क्योंकि भाई अब वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिम कौन में मिलेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मिलेंगे, तो इसलिए इसको 3 टाइप में बांटा गया है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब मृतजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी होलोजोइक पोषण। होलोजोइक को होलोजोइक ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब 3 टाइप के ऑर्गेनिम भी मिल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, या 3 टाइप की न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलती है किसमें, ऑर्गेनिम में। पहला हमारे पास है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑर्गेनिम, ऑर्गेनिज्म स्पेलिंग गलत है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिम फीड ऑन डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, जो ऑर्गेनिम है वो फीड करेगा। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो भी जीव है इस कैटेगरी का, वो क्या करेगा, डेड से यानी मरे हुए से, डिकेइंग मतलब सड़े गले से, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उससे क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन लेगा। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करेंगे, शरीर के बाहर ही क्या करेंगे, खाने को तोड़ लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, एंड देन इट एब्जॉर्ब, उसके बाद इसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब शरीर के बाहर ही खाना तोड़ा जाएगा इनका, और फिर बाद में ये क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में क्या है, फंगी। मृतजीवी पोषण क्या बोला जा रहा है, सेप्रोफाइटिक को मृतजीवी पोषण बोल देते हैं हम। मृतजीवी पोषण, जीव मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं। ऐसे जीव क्या करेंगे, मृत वालों पर, मृत कोई पड़ा हुआ है कार्बनिक पदार्थ, या फिर सड़े हुए पड़े हैं, ठीक है, जैसे कोई एनिमल मर गया तो उसके ऊपर जमाए, कोई आपने जैसे घूर वगैरह डाल दिया तो उसके ऊपर जलाए, या रोटी वगैरह फेंक दी उसके ऊपर जमाए, ठीक है। तो इनसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से भोजन आंशिक रूप से शरीर के बाहर पचता है और फिर अवशोषित होता है। मतलब पहले बाहर तोड़ेंगे भोजन को और फिर इसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए इसमें आपने क्या पढ़े, फंगी मतलब कि हिंदी में बोलते हैं हम कवक, सॉरी हिंदी में क्या बोल देते हैं हम इन्हें, कवक बोल देते हैं। सेकंड टाइप की न्यूट्रिशन है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिम, इसे क्या बोलते हैं हम, होस्ट, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट बाय हार्मिंग देम। ये इसमें मेन है, हार्मिंग देम। एग्जाम्पल लीच, आस्केरिज, कस्क्यूटा यानी अमरबेल,
ठीक है। पैरासाइट लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो न्यूट्रिशन तो चुराएंगे भाई, पूरा हेटरोट्रॉफिक ग्रुप है, वो न्यूट्रिशन चुराने वालों का ही है। वो न्यूट्रिशन लेंगे किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और उस ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं भाई होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या करते हैं, रहेंगे या फिर उसके ऊपर चिपके हुए होंगे, लेकिन ये चिपक के ही न्यूट्रिशन लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे। मतलब जब उसके न्यूट्रिशन को चुराएंगे ये, तो वो ऑर्गेनिज्म कमज़ोर होता जाएगा, जो होस्ट है वो क्या होता जाएगा, वीक होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा टाइम के साथ में। जैसे एग्जांपल में लीच, लीच यानी जोंक आपने देखी होगी, ठीक है, सबने देखी होगी, ब्लैक कलर की जोंक रहती है। एस्केरेज, एस्केरेज होते हैं, ठीक है, उस अर्थवॉर्म की तरह होते हैं, मतलब छोटे बच्चों के पेट वगैरह में मिलते हैं एस्केरेज आंत में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों के न्यूट्रिशन चुराते हैं, तो बच्चे क्या होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। कस्क्यूटा, अमर वेल, येलो सिलेंड्रिकल, आपने एक वेल देखी होगी, पौधों के ऊपर जमाती है और पौधे जैसे वो जमती है तो पौधों को क्या करती है, सुखाती है और वो न्यूट्रिशन उनका खींचती रहती है, ठीक है। परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन मतलब परजीवी पोषण। परजीवी दूसरे जीव यानी मेजबान, होस्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजबान के अंदर या बाहर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे कि जोंक, एस्केरिस और कैस्क्यूटा मतलब अमरबेल, ठीक है। जैसे अगर फीमेल मॉस्कीटो की बात करें, फीमेल मॉस्कीटो क्या करेगी, खून पीती है। लाइस की बात करें, लाइस मतलब जो किल्ली होती है, भैंसों की चिपकी हुई होती है वो किल्ली, आपने देखा होगा कैटल्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा किल्लियाँ होती हैं, तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। वो क्या कर रही है, भैंस की न्यूट्रिशन को खींच रही है, ठीक है, खून पी रही है उसका और उसे लगातार कमज़ोर कर रही है। तीसरे टाइप की हमारे पास न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल है अमीबा या फिर एनिमल्स, हाइयर एनिमल्स मतलब एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड, मतलब एनिमल्स क्या करेंगे, सॉलिड खाने को पहले क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, खाएंगे, चबाएंगे, एंड देन ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है। कहाँ, इनसाइड द बॉडी, इन अ स्पेशल ऑर्गन, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन में ले जाके आसानी से क्या करेंगे, पचाएंगे उसे। होलोजोइक पोषण, जानवर ठोस भोजन लेते हैं और शरीर के अंदर उसे तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और जानवर, ठीक है, जो भी एनिमल्स रहते हैं, हाइयर एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करेंगे, इसको पचाएंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन का अगर एग्जांपल देखें तो वो अमीबा था, और अमीबा की हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, पूरी डिटेल न्यूट्रिशन पढ़नी पड़ती है। अमीबा में पोषण, अमीबा इनगल्फ, इनगल्फ में ई आता है, आई नहीं, ठीक है। आपसे मैं इसे सही करा दूंगा, जो भी अगर इसमें कोई मिस्टेक रह जाती है नोट्स में, जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो इसे सही करा दूंगा, ठीक। इसे क्या करेंगे, इनगल्फ, ENGULF, ठीक है। अमीबा इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स यूजिंग पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द फूड वैक्यूल। तीन चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी है। अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है, उसे बोलते हैं इंजेशन। पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट से, पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट मतलब कि अमीबा जो है वो ट्रू मूवमेंट नहीं दिखाता, वो चलता नहीं, वो रेंगता है अपनी सिलेरी मसल्स के थ्रू, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा अमीबा, कुछ इस तरीके का अमीबा होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप का। वो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज करते 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 क्या करेगा, फूड की तरफ को जाएगा, और इस मूवमेंट को जो है, इस मूवमेंट का नाम जो दिया है इन्होंने, वो दिया है पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट। तो एग्जामिनर पूछता है कि पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट क्या होता है, या फिर अमीबा कौन सा मूवमेंट से क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है, तो वो होता है पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट। एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द फूड वैक्यूल, मानिए इसने फूड का पार्टिकल को क्या कर लिया, अंदर की तरफ खा लिया, और तो इसे अंदर ले जाकर एक फूड वैक्यूल होगा इसके पास, मतलब स्टोमक जैसे हमारे पास होता है, इसके पास क्या होगा, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, इसको पचाएगा, इस खाने को, इस सॉलिड खाने को क्या करेगा, फूड वैक्यूल के अंदर पचाएगा आराम से। अमीबा पिस्यूडोपोडियल आघूर्ण का उपयोग करके, ठीक, भोजन कणों को निगल लेता है और भोजन रिक्तका के अंदर ही पचा लेता है। जो भोजन रिक्तका है मतलब फूड वैक्यूल जो है, उसके अंदर क्या करेगा, भोजन को ये पचा लेगा, ठीक है।
देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो डायग्राम मैंने दिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, और वो उसमें दिखाया गया है कि ये पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट करता कैसे है या फिर इनगल्फ कैसे करता है फूड को। तो यहाँ एक अमीबा था, न्यूक्लियस और उसका फूड वैक्यूल हमने दिखा दिया। वो पिस्यूडोपोडियल मूवमेंट देखा उसने, किसी भी तरीके से फूड को क्या किया, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद इस फूड को किस में ले गया, वो फूड वैक्यूल में ले गया, और फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद उसने पचा लिया, न्यूट्रिशन को अपने अंदर डाल दिया। बाकी का जो रिमेनिंग है वो फिर से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस यही होती है। अगला होलोजोइक का एग्जाम्पल था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक, मतलब मनुष्य में पोषण, ह्यूमंस या एनिमल या हायर एनिमल्स ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ कैटल्स की भी बात करें या फिर कोई जानवरों की बात करें जो घास खाते हैं ये, उनकी बात करें तब भी हम इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं उनकी, लेकिन उनकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी बड़ी होती है कि इनके कंपैरिजन में, ह्यूमंस वगैरह के कंपैरिजन में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर एक ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो वो किस किस से बना होगा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, उसको क्या बोला जाएगा, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या किस में बांट देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में बांट देते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ ना कुछ एक स्पेशल सबस्टेंस का रिसाव करती हैं आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल से, और उस एलिमेंट्री कैनाल में लगे हुए ग्लैंड से। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल और संबंधित पाचन ग्रंथियां शामिल हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, आपको ग्लैंड याद रखने हैं, कौन सा ग्लैंड कहाँ पर है, ठीक है, कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में वो ज्वाइंट हो रहा है, और किस तरीके से वो अपना सिक्रेशन ऐड कर रहा है, और उसका कंपोनेंट क्या है उस सिक्रेशन का, ये हम किस में याद रखेंगे, ग्लैंड्स में याद रखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। मानव पोषण में 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और निष्कासन। सबका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब आप फूड को अंदर लेते हो, मतलब कि आपने टुकड़ा उठाया, आपने मुंह में डाला, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, इंजेक्शन। डाइजेशन, आपने सटक लिया उसको पूरे अच्छे तरीके से, और पेट में जाने के बाद वो पच रहा है, अब उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ठीक है, 2 स्टेप आपके क्लियर हुए। थर्ड स्टेट है एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल इसी वे में काम होता है आपकी बॉडी में। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि तीसरी स्टेट जब एब्जॉर्प्शन है, जो न्यूट्रिशन आपने पचा लिया, जो खाना आपने पचा लिया, उससे न्यूट्रिएंट को खींचकर ब्लड में डाला जाएगा, आपके ब्लड में डाला जाएगा, पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम रहेगा ब्लड का। तो उसको एब्जॉर्प्शन, जो चूस रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, उसको क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि वो जो न्यूट्रिशन चूस ली गई है अब वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच रही है, परिवहन हो रही है उसका, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एसिमिलेशन। एंड इजेशन, इजेशन मतलब कि भाई ज़रूरतमंद खाना तो आपने यूज कर लिया, जो न्यूट्रिशन थी तो वो तो खींच लिया, अब आपके पास जो वेस्ट बचा होगा उसको आप बाहर निकालते हो एनस से, तो उसको क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है, निष्कासन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है आपको फ्लो चार्ट में लगवा ली जाए, इस वे में लगवा ली जाए कि पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मानव पाचन तंत्र कैसे कैसे बना हुआ होता है। सबसे पहले आपकी क्या होती है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, इसको और क्या बोल देते हैं आप, माउथ। नॉर्मल टर्म है माउथ, लेकिन जो बायोलॉजिकल टर्म है हम उसमें क्या बोलते हैं, बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। फिर आपके पास एक नीचे पाइप आ रहा होता है गले में, जिसको आप क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोल देते हैं, ऑइसोफेगस भी बोल देते हैं, जैसे बोला जाता है ग्रास नली। फिर ग्रास नली जुड़ी होती है किससे, स्टोमच यानी पेट से, सॉरी। फिर पेट किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरीके से डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। छोटी आंत, पेट किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से। छोटी आंत ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्सों में।
फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बाद क्या आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं कोलोन, बड़ी आंत मतलब या फिर कोलोन। फिर रेक्टम, रेक्टम को हम बोलते हैं मलाशय जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। एनस, एनस यानी कि गुदा, गुदा के थ्रू क्या होता है उत्सर्जन होता है, इजेशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक, तो हमारे लिए ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल के क्या करते हैं पार्टों को एक एक करके इन चैम्बरों को पढ़ते हैं और इन चैम्बर में कौन सा ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है उसको पढ़ते हैं। ठीक, पहला है हमारा माउथ यानी बकल कैविटी। बकल कैविटी को क्या बोला जाता है मुख या फिर मुख गुहा। माउथ हेल्प इन इंडाइजेशन ऑफ फूड, सबने अपना माउथ देखा है, सबको पता है कि उसमें हमारे माउथ को अगर मैं देखें तो उसमें जीभ होती है, दांत होते हैं, लार आ रही होती है, तो यही सब क्या है माउथ है। आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन एनाटॉमी में ये खास बात है कि आपको अपना सब कुछ पता है कि मेरी सारी चीज़ें कहाँ हैं, बस हम थोड़ा इसे क्या कर देंगे डिटेल में बता देंगे आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं। माउथ हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड, इट हैज़ टीथ which help in chewing and grinding of food. Also tongue help in rolling and tasting of food. मतलब माउथ का काम है इंजेशन करना, खाने को अंदर लेना। इट हैज़ टीथ, इसके पास क्या होते हैं टीथ होते हैं। टीथ क्या करवाएंगे चीविंग करवाएंगे, ग्राइंडिंग करवाएंगे, फूड को पीसेंगे बारीक करके जिससे कि शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उसे न्यूट्रिशन निकालने में। टंग होती है जो कि हेल्प करती है फूड को रोल करने में, घुमाने में, फूड को बार बार घुमाने में, सलाइवा के अंदर मिक्स करने में, मतलब लार से मिक्स हो जाए फूड। तो ये सब काम किसका है माउथ का काम रहता है। मुंह भोजन को निगलने में मदद करता है, इसके दांत भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं और साथ ही जीभ भोजन को घुलाने, जो जीभ है आपकी वो भोजन को घुमाने और चखने में मदद करती है। जीभ का काम क्या है चट्टे मट्टों को पता करना, मतलब टेस्ट पता करना। ठीक है, ग्लैंड कौन सा होगा सलाइवरी ग्लैंड, आपको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ विच सीक्रेट सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, ये भी आपको याद रखना है। मतलब माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, आपके चिक्स के दोनों साइड में क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं सलाइवा सीक्रेट करते हैं, मतलब लार सीक्रेट करते हैं। और उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम क्या होता है एंजाइम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन को, जो बिकर होते हैं ये किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन की दर को बढ़ा देंगे। मतलब कोई खाना अगर 1 घंटे में पच रहा है आप सपोज करिए, तो उसे क्या कर देंगे 5 मिनट में पचा देंगे। ठीक है, इतना फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को। तो एंजाइम क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, कैटालिस्ट एक तरीके से ये। तो आपकी लार में कौन सा एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। सही है, सलाइवरी ग्लैंड होते कहाँ हैं माउथ में होते हैं। मुंह में मौजूद लार ग्रंथियाँ लार का रिसाव करती हैं और लार में लार एंजाइम यानी कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। अब एमाइलेज का फंक्शन आपको याद ही रखना है, एमाइलेज अगर निकला है तो ऐसे थोड़ी नहीं निकला होगा। द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इन द माउथ स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपल शुगर। मतलब मुंह में लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़कर सरल शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। देखिए जैसे कि आपने फूड खाया, भाई फूड क्या है फूड एक होलसम होता है। होलसम मतलब कि उसमें क्या होगा ऑयल फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन भी होंगे। विटामिन और मिनरल्स मुंह से ही खींच ले जाते हैं। बच रहा आपका क्या रहा प्रोटीन रहा, कार्बोहाइड्रेट रहा और फैट रहा। तो यहाँ बात चल रही है कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा स्टार्च। अगर स्टार्च है आपने एक फूड खाया अगर उसमें स्टार्च है तो वो स्टार्च पे तुरंत एक्ट करेगा सलाइवरी एमाइलेज, मतलब जो एमाइलेज एंजाइम है वो मुंह में ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा स्टार्च पे और वो क्या करेगा इसे पचा देगा किसमें ग्लूकोज में।
हर एक चीज़ को सिंपल में तोड़ना पड़ता है, तब आपकी बॉडी क्या करती है, उसे डाइजेस्ट करती है। मतलब प्रोटीन सिंपल फॉर्म नहीं है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना पड़ता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, तब वो जाके पचेंगे। इसका मतलब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा। और उसको वो बदलने का काम किस महाशय जी का है, इन एमाइलेज जी का। ये एमाइलेज जी क्या कर देंगे, तुरंत ही इस स्टार्च को मुंह में ही किस में तोड़ देंगे, ग्लूकोज में तोड़ देंगे। और इस तरीके से फूड में जितना भी स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा, पच जाएगा। लगभग 70% स्टार्च से क्या हो जाता है, पच जाता है। पूरा तो नहीं बोल सकते इतनी जल्दी, ठीक है। कोई कुछ तो ऐसे होते हैं कि चावल मुंह में डाले और सटके, तो इसका मतलब वो नहीं पच सकते मुंह में। सेकंड है आपके पास ओइसोफेगस, जैसे आप बोला जाता है ग्रास नली। इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। यह एक लंबी मांसपेशियों से बनी नली है। आप देख ही पा रहे होंगे अपने आपके गले में ओइसोफेगस पड़ी हुई है, ईसोफेगस पड़ी हुई है, जो कि क्या है, फूड पाइप भी आप बोल देते हो। इसे क्या बोल देते हो आप, फूड पाइप भी बोल देते हो। मतलब इसमें होके खाना क्या जाएगा, नीचे जाएगा। मुंह से स्टोमच तक क्या कनेक्ट करती है, ओइसोफेगस कनेक्ट द माउथ एंड द स्टोमच। मुंह और अमाशय यानी स्टोमच को जोड़ती है। हेल्प इन फूड, हेल्प इन मूविंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच। माउथ से फूड तक जो फूड जाना है, स्टोमच तक सॉरी, वो किसकी मदद से जाएगा, ईसोफेगस की मदद से जाएगा। एक ब्रिज की तरह वर्क कर रही है, मतलब इस पार से उस पार जाने का काम। भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने में मदद करती है। इन दिस द फूड मूव्स डाउनवर्ड थ्रू ए वेव लाइक मोशन कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। इसको नोट करिए आप, पेरिस्टलाइसिस। जो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट कैसा होता है, आप जैसे ही खाने को निगलते हो तो ये ऐसे उठती है, बैठती है, ऐसे वेव लाइक की तरह जाती है। तो इस मूवमेंट को, उठने बैठने के मूवमेंट को, वेव लाइक मोशन को, इसके वेव लाइक मोशन को क्या बोल दिया गया है, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट बोल दिया जाएगा। और यही मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिससे कि फूड नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो पूछा जाता है कि कौन से मूवमेंट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल फूड को नीचे पुश करती है, तो वो होता है पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तीसरा पार्ट है हमारे पास, तो तीसरा चैम्बर है वो है स्टोमच। स्टोमच मतलब क्या बोला जाता है इसे, अमाशय, हो सकता है हिंदी में रखना रहेगा, अमाशय। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस एंड वन एंड सॉरी, एक एंड होना चाहिए, ई एन डी वाला एंड, ये है। वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, यह एक मोटी दीवार वाली थैली जैसी संरचना है। यह एक ओर से ग्रासनली से भोजन प्राप्त करती है और दूसरी ओर से छोटी आंत से में खुलती है। स्टोमच जो है एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ होगा, ओइसोफेगस से जुड़ा हुआ होगा। जब आप कह रहे हो कि आपका ये माउथ है, यहाँ देखिए ये आपका माउथ है मानिए, ठीक है, इससे क्या निकली हुई है, ओइसोफेगस निकली हुई है। अब इससे क्या लगा हुआ है, ये स्टोमच लगा हुआ है, वैसे आगे डायग्राम है। और इससे स्टोमच से आगे क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक तरफ से ये किससे लगा हुआ है, ओइसोफेगस से लगा हुआ है, और एक तरफ से किससे लगा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये क्या है आपका स्टोमच। तो इस तरीके से कुछ क्या है, ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ से ओइसोफेगस से, एक तरफ से किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कौन, स्टोमच आपका। द इनर वॉल ऑफ स्टोमच हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड इसमें मिलेगा, अंदर की वॉल्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो कि एक क्या जूस सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा, जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। अमाशय की भीतरी दीवार में गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जो गैस्ट्रिक रस का रिसाव करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक रस ये हो गया आपका, देखिए गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्यों सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक जूस ऑब्वियसली बात है डाइजेशन करवाना है फूड का। ऐसा नहीं है कि आप खाते जा रहे हो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता जा रहा है। आपका पेट जब फुल हो जाएगा, उसके 1 से 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा, फिर गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, डाइजेशन का काम शुरू होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, सीक्रेट करता है, देखिए गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होंगे जैसे सीक्रेट होगा। एक आपको दिख रहा होगा म्यूकस, एक दिख रहा होगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक दिख रहा होगा पेप्सिन। पेप्सिन इज एंजाइम, ये क्या है, एक एंजाइम। ठीक है, म्यूकस क्यों सीक्रेट हुआ, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम HCl। एक्चुअल में अगर आप HCl को देखें तो HCl का जो pH होता है वो बहुत ही लोअर होता है 1, यानी कि ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं हुआ और सीधे सीधे HCl सीक्रेट हो गया तो वो क्या कर सकता है, वो आपके पेट के अंदर की दीवार को जला सकता है। उस केस में आपको अल्सर हो जाएंगे, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, मतलब पेट की जो अंदर की वॉल होगी वो जल जाएगी HCl से। इसलिए HCl के असर को कम करने के लिए, जिससे कि आपकी पेट की वॉल नहीं जले, अंदर के ऑर्गन को नुकसान नहीं हो, उसके लिए क्या सीक्रेट कर दिया गया है, म्यूकस आपकी बॉडी में पहले, फिर HCl सीक्रेट हुआ। HCl का काम क्या रहेगा, किल्स बैक्टीरिया इन फूड, किल्स बैक्टीरिया इन फूड, मतलब जो बैक्टीरिया हैं फूड में, भोजन में जो भी बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर देगा, मार देगा। कौन, HCl। भाई इतना एसिडिक होता है कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, सिर्फ एसिडिफाइड बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अगर एसिडिफाइड बैक्टीरिया हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो आमतौर पे फूड में नहीं मिलते हैं। पेप्सिन, तीसरा हमारे पास कंपोनेंट होता है इसी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, मतलब एंजाइम है तो इसके लिए एक सबस्ट्रेट चाहिए, मतलब तोड़ने के लिए कोई फूड का पार्टिकल चाहिए, तब ये उसे पचाएगा। भोजन में प्रोटीन को विघटित करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन द फूड, मतलब ये किसको पचाएगा भाई, प्रोटीन को। तो दो क्वेश्चन यहाँ सबसे अच्छे बन जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन कहाँ पचाया जाता है, तो वो पचाया जाता है आपके स्टोमच में। अगर पूछे जाए सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ का होता है, तो आप बोलोगे स्टार्च का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि वो तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। सबको पता है छोटी आंत स्टोमच के बाद शुरू हो जाती है, छोटी आंत आपकी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का अगर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट देखा जाए तो वो कौन सी रहेगी, आपकी छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, एन और आएगा डाइजेशन। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यह संपूर्ण पाचन का स्थान है, मतलब यहाँ आकर जो होगा वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि इससे आगे, इससे जो नेक्स्ट चैम्बर रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा कैनाल का, उसमें कोई भी क्या नहीं होगा, नो डाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वन इज लीवर एंड अनदर इज पैनक्रियाज। छोटी आंत में दो ग्रंथियां होती हैं, एक यकृत और दूसरी अग्नाशय। बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियाज ओपन टूगेदर एज ए कॉमन बाइल डक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहा जा रहा है कि यकृत से पित्त नली आती है, जो आपका लीवर है उससे क्या निकल के आती है, वाइल डक्ट यानी पित्त नली, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से अग्नाशय नली छोटी आंत में एक सामान्य पित्त नली के रूप में एक साथ खुलती हैं। मतलब दोनों मिलकर, अग्नाशय से एक नली आएगी मतलब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट, वाइल्ड से लीवर से वाइल डक्ट, और दोनों मिलकर एक कॉमन पैसेज बनाएंगे, एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। ठीक है, लीवर सिंथेसाइज बाइल जूस, सबको पता होगा कि लीवर की जो हेपेटाइट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, बाइल जूस बनाती हैं, और बाइल जूस स्टोर कहाँ जाता है, एंड स्टोर इट इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर के ही नीचे छोटा सा पार्ट होता है, मानिए कुछ इस तरीके से आपका लीवर होता है, सही है, तो उसके नीचे ही छोटा सा पार्ट लगा होता है गॉल ब्लैडर। तो वो क्या बनाते हैं, उसमें बाइल जूस को स्टोर किया जाता है और लीवर सिंथेसाइज करता है बाइल जूस को। दो क्वेश्चन है यहाँ से, लीवर सिंथेसाइज कर रहा है लेकिन स्टोर कहाँ रखता है टेम्परेली, गॉल ब्लैडर में। यकृत पित्त रस का संश्लेषण करता है और इसे एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित करता है, सही है, तो थैलीनुमा संरचना में गॉल ब्लैडर बोला जाता है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। बाइल जूस हैज बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, तो वैसे तो बाइल पिगमेंट भी होते हैं और बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन आप हमें जो जरूरत है वो बाइल सॉल्ट्स की यहाँ पढ़ने की, इसलिए हम बाइल सॉल्ट्स पढ़ेंगे। बाइल जूस हैज बाइल सॉल्ट्स विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट ना एक ग्लोब्यूल में होता है, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर में होता है,
उसको एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बांट देना क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा के पाइशीकरण में मदद करते हैं, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस की मदद से यानी बाइल सॉल्ट की मदद से किसमें, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ दिया जाएगा। पेनक्रियाज सीक्रेट, दूसरी तरफ ये तो बाइल का काम हुआ, दूसरी तरफ क्या है, पेनक्रियाज भी तो लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस with the help of pancreatic duct in the small intestine which have two enzymes, one is lipase and another is trypsin। दो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा और उसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक लाइपेज एंजाइम होने वाला है और एक होने वाला है ट्राइप्सिन एंजाइम। अग्नाशय छोटी आंत में अग्नाशय नलिका की मदद से अग्नाशय रस का रिसाव करता है जिसमें दो एंजाइम होते हैं, एक लाइपेज और दूसरा ट्राइप्सिन। लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लाइपेज एंजाइम जो सीक्रेट हुआ है पेनक्रियाटिक जूस में, वो किस पर एक्ट करेगा, जो फैट ग्लोब्यूल्स आपके छोटे छोटे टूट गए थे उनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेस्ट किस फॉर्म में करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर्म में। वाइल ट्राइप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, क्योंकि स्टोमच में पूरे तरीके से प्रोटीन नहीं पचती है पेप्सिन के थ्रू, तो बाकी की सारी प्रोटीन कौन पचाता है, ट्राइप्सिन एंजाइम। ट्राइप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन पचाता है, पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन पचाता है। पेप्सिन कहाँ निकलेगा, स्टोमच में, और ट्राइप्सिन कहाँ निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डिफरेंस है। लाइपेज एंजाइम छोटी वसा कणों को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाता है, जबकि ट्राइप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में पचाता है। मतलब ट्राइप्सिन किसको पचा रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। सिंपल फॉर्म क्या होती है, प्रोटीन की अमीनो एसिड और फैट की फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाई स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स। एक क्वेश्चन की तरह है कि मतलब जो आप बोल रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ आकर पूरे तरीके से खाना पच जाएगा, तो ये खाना दूसरे ऑर्गन तक पहुँचेगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। पचा हुआ भोजन छोटी आंत द्वारा कैसे अवशोषित होता है, मतलब एब्जॉर्ब भी कैसे किया जाएगा, और विभिन्न कोशिकाओं तक कैसे पहुँचाया जाता है। तो आंसर है द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मिलियंस ऑफ विलाई। एक स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक बिल्कुल वॉल में, जिसे क्या बोलते हैं, हम विलाई बोलते हैं, विच प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। मतलब वो क्या करती है, विलाई का काम क्या है, वो एरिया को इंक्रीज कर देगी फॉर द एब्जॉर्बिंग, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के। जैसे रूट में होते हैं रूट हेयर, वो क्या करते हैं, पानी के अवशोषण के लिए काफ़ी एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें विलाई होती हैं, वो एब्जॉर्बिंग एरिया बढ़ा देते हैं डाइजेस्टेड फूड का। ठीक, ऐसे समझिए कि एक मजदूर एक काम 10 दिन में करता है, तो बाकी के 10 मजदूर लगा दिए गए तो वो एक ही दिन में काम कर देंगे। छोटी आंत में लाखों विलाई होती हैं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती हैं। द विलाई कंटेन्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब इनमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स किस तरीके की होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके की वेसल्स होती हैं विलाई के अंदर, जिससे कि जो न्यूट्रिशन जल्दी जल्दी खींची जा रही है वो जल्दी जल्दी दूसरे तक क्या पहुँच जाए, दूसरे ऑर्गन तक पहुँच जाए, क्योंकि वो ब्लड में ऐसी थोड़ी नहीं पड़ी रही है, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पहुँचाई जाएगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता है, ब्लड की सप्लाई फास्ट होती है। विली में रक्त वाहिकाओं और लसिका यानी कि लिम्फेटिक वेसल वाहिकाओं का घना नेटवर्क होता है। थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड सच एज ग्लूकोज, क्या क्या खींचा जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो भी सिंपल फॉर्म में टूट गए हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें खींच ली जाएंगी। किससे, एब्जॉर्ब फूड से, किसकी मदद से, विलाई की मदद से। आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और डाल दिए जाएंगे किसमें, सोखने के बाद ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड रक्त की धारा में।
विली की दीवारों के माध्यम से पचे हुए भोजन से पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, विटामिन और खनिज रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है बिलाई। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे रहेगा कि अगर कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वहाँ एब्जॉर्बेशन के लिए एरिया बनाया गया है। विलाई क्यों, विलाई का काम क्या रहता है कि वो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया, किसके लिए? न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्बेशन के लिए, मतलब डाइजेस्टिव फूड से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होनी है उसके लिए। फिफ्थ पार्ट हमारा का है लार्ज इंटेस्टाइन। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। भाई पूरा खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पच गया, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन आप इंटेस्टाइन बोल रहे हो, तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होना है? या तो पानी अनडाइजेस्टेड फूड में ऐड होगा, या अनडाइजेस्टेड फूड से पानी को क्या किया जाएगा? खींचा जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। बड़ी आंत अपचित भोजन से पानी के अवशोषण में मदद करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करती है? मदद करती है पानी के अवशोषण में। जो फूड में पानी है उसको क्या करेगी? खींचकर बॉडी में डालेगी। फिर आता है सिक्स पार्ट, जो कि बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, पढ़ते हैं हम अलग से। रेक्टम, रेक्टम को बोला जाता है मलाशय। रेक्टम टेम्परेली कलेक्ट द वेस्ट, इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू एनस। रेक्टम में क्या लिया जाएगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, भाई जो हमारे काम का नहीं बचा, वो क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा, जब तक कि वो एनस से क्या नहीं हो जाता? बाहर नहीं निकल आता। मलाशय अस्थायी रूप से अपशिष्ट को इकट्ठा करता है। यह गुदा के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है। तो गुदा क्या है? एनस, यानी कि गुदा। द एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनाल स्पेंचर हेल्प इन इजेशन। ये साइट है किसकी? इजेशन की। इजेशन मतलब बाहर निकलना। गुदा में आंतरिक और बाह्य गुदा स्पिंचर होते हैं जो निष्कासन में मदद करते हैं। स्पिंचर क्या होते हैं? एक बाल्व की तरह होते हैं, ये रेगुलेटेड होते हैं। भाई अगर ये ऊपर भी एक स्पिंचर होता है, मतलब आपको अगर मैं इंटेस्टाइन का पार्ट बताऊं कि किस तरीके से होती है, नीचे डायग्राम भी है वैसे तो ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन आ रही होती है, ये रेक्टम होती है, और रेक्टम के नीचे ये बिल्कुल ऐसे करके एनस होता है, ये गोल तरीके से। इस एनस में यहाँ एक बाल्व लगा हुआ है जो कि कस के रखता है बिल्कुल, और एक ऊपर बाल्व लगा हुआ होता है रेक्टम में। तो इसका मतलब ऊपर से जो खाना आना है नीचे रेक्टम में स्टोर होने के लिए, उसको भी रेगुलेट किया जाता है कि कब आना है कब नहीं आना है, और यहाँ से जो बाहर जाना है जेसन के लिए, उसको भी रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए अब सारे पार्ट हम एक ही डायग्राम में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। माउथ, सबसे पहला था माउथ यानी बकल कैविटी। बकल कैविटी में ग्लैंड कौन से थे? सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड था सलाइवरी ग्लैंड, और उसका जो एंजाइम था वो था एमाइलेज। एमाइलेज, अगर जगह नहीं होगी तो हो सकता है मैं सिर्फ बताऊं, एमाइलेज एंजाइम था, और एमाइलेज किसको पचा रहा था? स्टार्च को। एक्ट किस पे कर रहा था? स्टार्च पे। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या रख रही थी? माउथ को, ये माउथ है आपका देखिए, और माउथ को किससे कनेक्ट रखती है? स्टोमच से कनेक्ट रखती है। ये आपका क्या है? स्टोमच। स्टोमच में जब स्टोमच में खाना पहुंच जाता है तो स्टोमच में कौन सा ग्लैंड था इसके इनर वॉल में? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के तीन कंपोनेंट थे, आपको बताए गए थे। एक म्यूकस बताया गया था, एक बताया गया था HCl, और एक बताया गया था पेप्सिन। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से, HCl किल द जर्म्स, मतलब जो जर्म्स है इसमें मारेगा, और पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। पेप्सिन किसको पचाने का काम करता है? प्रोटीन एंजाइम को पचाने का काम करता है। ठीक है, अगर ये कलर नहीं दिख रहा है तो रेड कलर कर लेता हूँ। देखिए फिर है हमारे पास, अगर हम स्टोमच को छोड़ दें, अब स्टोमच तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टोमच आगे किससे लगा हुआ है? आगे लगा हुआ है और ईसोफेगस से, और पीछे लगा हुआ है किससे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड आपको दिख रहे होंगे, एक तो देखिए ये लीवर है, लीवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर से निकली हुई ये बाइल डक्ट आकर ऐसे खुल रही है। ठीक है, और देखिए ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से आती हुई डक्ट ये कॉमन बन रही है, और ये कॉमन आके किस में जुड़ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पेनक्रियाज जो है, लीव गॉल ब्लैडर जो है, सॉरी पहले गॉल ब्लैडर को ले दो। गॉल ब्लैडर से क्या सीक्रेट हो रहा है? वाइल। और वाइल का काम क्या रहता है? वाइल का काम रहता है, वाइल में होते हैं वाइल सॉल्ट, वाइल सॉल्ट, जिसने किसको तोड़ा था? फैट को। ठीक है, एक्ट कर रहे हैं फैट पे। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें क्या नहीं होता? एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो वो क्या रहता है? वाइल। इसमें कोई भी क्या नहीं है? एंजाइम नहीं है, सिर्फ इसमें बाइल पिगमेंट और वाइल सॉल्ट है, कोई एंजाइम इसमें नहीं रहता है।
अगला है हमारे पास, अगर हम बात करें पेनक्रियाज की, देखिए पेनक्रियाज यहाँ नहीं आ पा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या, दो एंजाइम थे, एक था आपके पास कौन सा, एक था आपके पास लाइपेज और दूसरा आपके पास क्या था, ट्राइप्सिन, ठीक है। लाइपेज एक्ट कर रहा था इस फैट पे, ये जो फैट था इसी फैट पे एक्ट कर रहा था कौन, लाइपेज, जो कि इसे पूरे तरीके से पचा दे रहा था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। ट्राइप्सिन जो है, ट्राइप्सिन एक्ट कर रहा था, जो बची हुई प्रोटीन थी, आधी प्रोटीन पेट में पच गई तो आधी बच गई थी, उस पे एक्ट कर रहा था कौन, ट्राइप्सिन, प्रोटीन पे। और प्रोटीन को पचा दे रहा था किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पूरे तरीके से साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होकर डाल दिया जाएगा ब्लड में खाना। फिर आगे की तरफ फूड मूवमेंट जो होता है, फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, सिर्फ यहाँ से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ रेक्टम में स्टोर कर दिया जाएगा, और एनस के थ्रू फिर क्या आ जाएगा, बाहर, मतलब इजेशन। हो सकता है आपको पूरे तरीके से समझ में आया हो कि पार्ट किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के वर्क कर रहे हैं। हमने माउथ पढ़ा, ऑइसोफेगस पढ़ा, स्टोमच पढ़ा, फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी। और माउथ में हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, ऑइसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता, स्टोमच में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा, पेन की सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने दो ग्लैंड पढ़े, एक लीवर पढ़ा और एक क्या पढ़ा हमने, पेनक्रियाज पढ़ा, ठीक है। खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ग्लैंड होता है इंटरस्टिशियल ग्लैंड, वो आपके कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, वैसे ध्यान रख लीजिए इंटरस्टिशियल ग्लैंड, जिसके पास सारे के सारे एंजाइम होते हैं, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये है आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और ये आपको किस में पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगला हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसे हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए।